हेलो स्टूडेंट, एडू विद सुशांत में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 10th के ज्योग्राफी के पहले इकाई 1 और खंड ग के सभी प्रश्नों को देखेंगे, जिसका नाम है वन्य एवं वन्य जीव वन्य प्राणी संसाधन। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न से है। पहला प्रश्न है, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य जो है दयनीय हो गया है, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। मात्र 6,764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों में वनों की स्थिति कुछ बेहतर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,700 वर्ग किलोमीटर है। शेष में अवक्रमित वन क्षेत्र हैं। वन के नाम पर केवल झाड़ झुरमुट बच गए हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखें। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। वन विनाश के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला, कृषिगत भूमि का फैलाव, नदी घाटी परियोजना का विकास, पशुचारण एवं ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में वाणिज्य की दृष्टि से अकाल वृक्षारोपण करने से पेड़ों की दूसरी प्रजातियां जो है नष्ट हो गई हैं, जैसे सागवान की एकल जो है रोपण से दक्षिणी भारत में अन्य प्राकृतिक वन जो हैं बर्बाद हो चुके हैं। इस प्रकार हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। वन एवं वन्य जीव मानव जीवन के प्रमुख हमसफ़र हैं। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक भी है। यह संतुलन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है, क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति ही है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। आइए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला है प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। यातायात की सुविधाओं में वृद्धि आदि कारणों से जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हो रहा है, जिससे वन्य जीवों की सामान्य वृद्धि एवं प्रजनन क्षमता में कमी आई है। यानी प्रजनन क्षमता या प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण होने से इनके वृद्धि एवं विकास में कमी आई है। बढ़ते हैं दूसरे की ओर। प्रदूषण जनित समस्या। प्रदूषण के कारण वन्य जीवों का जीवन चक्र भी प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त तीसरा टॉपिक है आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ जो है, अनेक वन्य जीव एवं उसके उत्पाद का उपयोग आर्थिक लाभ के लिए हो रहा है, जिनसे उनका दोहन हो रहा है। बढ़ते हैं चौथे टॉपिक की। चौथा टॉपिक है सहविलुप्तता। जब एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर आधारित सभी जातियाँ भी विलुप्त हो जाती है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख करें। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके उत्तर को देखते हैं। सहयोगी रीति रिवाज का वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पादप प्रजातियों का प्रयोग करते हैं और इन पौधों को अपने खेतों में भी उगाते हैं। आदिवासियों को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों तथा वन्य जीवों से भावनात्मक लगाव होता है। वे प्रजनन काल में मादा वन पशुओं का शिकार नहीं करते हैं तथा वन संसाधन का प्रयोग चक्रीय पद्धति से करते हैं। वन के खास क्षेत्र को सुरक्षित रख उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। इस प्रकार वन्य जीव जो है या वन संरक्षण सहयोगी रीति रिवाजों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी हमेशा ध्यान में रखेंगे। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल
क्षेत्र से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। सरकार ने आदिवासी समुदाय के लोगों को जंगलों में प्रवेश व अंगूर के पेड़ काटने पर रोक लगा दी थी। पुनः पेड़ काटने का ठेका खेल सामग्री बनाने वाली एक कंपनी को दे दिया गया, जिसका लोगों ने भारी विरोध किया। जनता के आक्रोश और विरोध के कारण सरकार को 15 वर्षों तक के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी पड़ी और अपने निर्णय से पीछे हटना पड़ा। चिपको आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भूमिका थी, जिसमें लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उनके काटे जाने का विरोध किया था। अर्थात यह एक प्रकार का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। तो यह प्रश्न पर्यावरण से संबंधित आंदोलन भी था और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न है, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? आइए इसके उत्तर को देखते हैं। हिमालयी यव एक औषधीय पौधा है जो हिमालय और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ की छाल, पत्तियां, टहनियाँ और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। इससे कैंसर रोधी औषधि बनाई जाती है। यह औषधि जो है विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, 10 विलुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखिए। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। 10 विलुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम निम्नलिखित हैं। एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, डोडो गिद्ध, थाईलैसिन, एस्टिलर्स, सिकाऊ, शेर की 3 प्रजातियाँ, जवान एवं कश्मीर अफ्रीका, कस्तूरी मृग और चीतल इत्यादि जो है 10 विलुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम हैं। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार स्पष्ट करें। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा और हरितगृह प्रभाव प्रमुख प्रदूषक हैं जिन्होंने वन्य जीवों को काफ़ी प्रभावित किया है। इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन्य जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इससे इनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है। फलस्वरूप धीरे धीरे वन्य जीवन संकटग्रस्त होते जाते हैं। यानी प्रदूषण से भी मनुष्य के अतिरिक्त वन्य जीवों के ह्रास में भी जो है गिरावट देखने को मिला है। 10वां प्रश्न है, भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं प्रांतों के नाम बतावें। इसका उत्तर होगा, भारत के 2 प्रमुख जैव क्षेत्र की जो है निम्नलिखित हैं। पहला है नीलगिरी 5500 जो है 20 वर्ग किलोमीटर, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक क्षेत्र में है। और दूसरा है मानस 2837 वर्ग किलोमीटर जो कि असम राज्य में अवस्थित है। अब बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन करें। इसके उत्तर को देखते हैं। वन एवं वन्य जीव हमारे पृथ्वी पर अमूल्य धरोहर हैं। यह मानव जीवन के प्रमुख हमसफर हैं। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। वन एवं वन्य जीवों के महत्व जो है निम्नलिखित हैं। आइए इसके महत्व को देखते हैं। पहला महत्व है प्राकृतिक संतुलन। वन एवं वन्य जीव प्राकृतिक संतुलन कायम रखने में मदद करते हैं। आवास एवं अन्य कार्यों के लिए जंगल काटे जाने से अनेक पारिस्थितिकी समस्याएं जो है उत्पन्न हुई है, जैसे मृदा अपरदन, अनावृष्टि, अतिवृष्टि इत्यादि का सामना करना पड़ा है। अगला है आर्थिक महत्व। वन एवं वन्य जीवों से अनेक ऐसे उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है, जैसे कीमती लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, चमड़ा इत्यादि। यह महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि जिससे कि हमें आर्थिक लाभ होते रहता है। तीसरा है वैज्ञानिक उपयोगिता। वन्य प्राणियों पर किए गए प्रयोगों के जरिए शरीर रचना, कार्कीय तथा पारिस्थितिकी तथ्यों पर अपार ज्ञान प्राप्त हुआ है। नए औषधियों के गुण अथवा नई शल्य चिकित्सा प्रणाली की महत्ता की जांच पहले मेढक, खरगोश, बंदर, भेड़ इत्यादि वन्य प्राणियों पर ही किए जाते हैं। बाद में पुनः इस पर मनुष्य पर इसका उपयोग किया जाता है। चौथा टॉपिक है आज का सांस्कृतिक महत्व एवं धार्मिक लगाव। अनादिकाल से ही मनुष्यों का वन्य जीवों से सांस्कृतिक एवं धार्मिक लगाव रहा है। मनुष्य जो है पीपल, बरगद, तुलसी, आंवला इत्यादि वृक्षों की पूजा करता है। हिंदू धर्म में मत्स्य, नरसिंह, हनुमान इत्यादि देवताओं को अवतार समझा जाता है। बाघ, गरुड़, चूहा, बैल इत्यादि को दुर्गा, विष्णु, गणेश, शिव इत्यादि देवताओं का वाहन समझा जाता है।
पौराणिक कथाएं एवं साहित्य वन पशुओं या वन्य जीवों के विवरण से भरे हुए हैं। पुराणों में भी पेड़ पौधों के साथ साथ वन्य जीवों का विवरण भी देखने को मिलता है। 5वां है क्रीड़ा तथा आनंद अनुभव। हमारे देश में वन्य जीवों की बहुलता है और वह क्रीड़ा तथा आनंद अनुभूति के अपार स्रोत हैं। भिन्न भिन्न पशु तथा पक्षियों की क्रीड़ाएं मनमोहक दृश्य उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार हमने पहले प्रश्न को देखा, समझा और याद करने का प्रयत्न किया। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन विस्तार से कीजिए। आइए इसके उत्तर को देखते हैं, थोड़ा जूम कर लिया जाए। वृक्षों की घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है अत्यंत सघन वन। भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। असम और सिक्किम को छोड़कर समुच्चय पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व जो है 75% से भी अधिक है। बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा है सघन वन। इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आती है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। हिमालय, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र इस प्रकार के वनों का यानी इन क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यहाँ वनों का घनत्व जो है 62.99% है। तीसरा है खुला वन। खुला वन जो है 2.959 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ जिले एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। असम आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। अब चौथा टॉपिक है झाड़ियाँ एवं अन्य वन। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में वनों जो है वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है, इसलिए यह क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आती है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.66% है। 5वां है मैंग्रोव वन या तटीय वन। विश्व के तटीय वन क्षेत्र का मात्र 5% कहिए या 4500 किलोमीटर क्षेत्र में ही जो है भारत में है, जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में फैला है, जिसमें आधा क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है। इसके बाद गुजरात के अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव वन है, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, केरल एवं दमन दीव शामिल हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से लिखिए। इसके उत्तर को देखते हैं। जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीव रूपों में पाए जाने वाली विविधता से है। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है। ये हमारी धरा पर अमूल्य धरोहर हैं। इनसे हमें भोजन, वस्त्र के लिए रेशे, खालें, आवास आदि सामग्री एवं अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। उनकी चहक और महक हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करते हैं। पारिस्थितिकी के लिए यह श्रृंगार के समान है। भारत में इन्हें सदैव आदर भाव एवं पूज्य समझा गया है। मनुष्यों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत है, तो सैलानियों के लिए आकर्षण का विषय रहा है। यह पर्यावरण संतुलन के लिए भी अति आवश्यक है तथा हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास के कारण है। इसके उत्तर को देखते हैं। मानव जीव मंडल का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, जो न सिर्फ अन्य जैविक सदस्यों को प्रभावित करता है, बल्कि पर्यावरण के अजैविक घटकों में भी अत्यधिक परिवर्तन लाता है। मानव अपने बुद्धि और विवेक के कारण प्रकृति के दूसरे जीवों और जैविक घटकों का प्रयोग कर
में जीवन को सुखमय और आरामदायक बनाता है, किंतु जब मानव के क्रियाकलाप अनियंत्रित हो जाते हैं तो पर्यावरण के घटकों जैसे वायु, जल, मृदा एवं दूसरे जीवों में अनावश्यक परिवर्तन आ जाता है, जो वनस्पतियों एवं प्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मानव खेती के लिए कारखाने स्थापित करने के लिए बड़े पैमानों पर जंगलों को काटता रहा है और अभी भी काट रहा है। शाकाहारी एवं मांसाहारी जीवों का अंधाधुंध शिकार कर जीवों में असंतुलन पैदा कर दिया है। बहुत से जंतु जो है लुप्त होने के कगार पर हैं, जैसे सिंह, बाघ, चीता, गैंडा, बारहसिंघा, कस्तूरी मृग आदि। मानव के निम्नलिखित क्रियाकलाप जो हैं वनस्पतियों एवं प्राणी जगत के ह्रास के कारण हैं, जैसे औद्योगिकरण में और नियोजित वृद्धि, यानी औद्योगिकरण में नियोजित वृद्धि, जंगली जंतुओं का शिकार, आवासीय एवं कृषि योग्य भूमि का विस्तार, हानिकारक रसायनों का अनियोजित प्रयोग, आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु जैव विविधताओं का दोहन और जनसंख्या में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारतीय जैव मंडल क्षेत्र की चर्चा विस्तार से करें। आइए इसके देखते हैं। हमारा देश जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। इसकी गणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधता वाले देशों में की जाती है। यहाँ विश्व की सारी जैव प्रजातियों का लगभग 8% संख्या पाई जाती है। इन्हीं जैव विविधताओं के संरक्षण हेतु यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है, जिसका विवरण निम्नलिखित है, यानी निम्न प्रकार से इनका विवरण किया गया है। आइए इनको देखते हैं। पहला है नीलगिरी 5520 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है नंदा देवी 2236.74 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है नाकरेक जो कि 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तीसरा है मानस 2837 वर्ग किलोमीटर। पाँचवा है सुंदरवन 9630 वर्ग किलोमीटर। छठा है मन्नार की खाड़ी 10500 वर्ग किलोमीटर। छठा है सातवां है ग्रेट निकोबार जो कि 8885 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। आठवां है सिमलीपाल जो कि 4374 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नौवां है डेब्रू साइकोवा जो कि 765 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 10वां है दिवांग जो कि 5111.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 11वां है कचनजंगा जो कि 2619.92 वर्ग किलोमीटर फैला है। 12वां है पंचमढ़ी जो कि 4926.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 13वां है अगस्तमलाई जो कि 1701 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और 14वां है अमरकंटक जो कि 3835.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस प्रकार हमने इकाई 1 के गौ यानी वन्य एवं वन्य जीव संसाधन से संबंधित सभी लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखा, समझा और याद करने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।